हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद है। अब तक हमने सोशियोलॉजी का बेसिक्स कवर किया है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब मैंने यहाँ इस पीडीएफ में डाली हुई हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्निटी, क्योंकि सिलेबस में आपके ये टॉपिक दिया हुआ है और हमको पढ़ना भी है इस टॉपिक के बारे में। तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मॉडर्निटी और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडर्निटी से पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ हम कैसे जाते हैं, ये देखो सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस टॉपिक से शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी से मेरी आशा है कि जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाले सेशंस के डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। आज हम मॉडर्निटी तो करेंगे ही और साथ में उसके डायमेंशंस को भी करेंगे, मॉडर्निटी एंड इट्स डायमेंशंस। ठीक है, इसके साथ साथ इसके प्लस कुछ नोट्स हैं जो भी मैं आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में डाल के दूंगे। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहे हूँ वो तो आपको करना ही है, प्लस जो नोट्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग हमको सोशियोलॉजी का समझ में आ गया है। अगली कल की क्लास में हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी करेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन हमने कर लिया है एज अ डिसिप्लिन, और मॉडर्निटी आज हम करने वाले हैं। अगली 3 क्लासेस के बारे में मैं बता देती हूँ। आज की क्लास में जिसमें हम मॉडर्निटी डिस्कस कर रहे हैं, कल की क्लास में हम लोग स्कोप डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, उससे पहले एक सेशन और लूँगी मैं आज की, और कल की क्लास में पहले हम सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस करेंगे। पहले स्कोप बाद में करेंगे, सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस का एक सेशन बनाऊंगे। काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है ये। उसके बाद स्कोप करेंगे। सीरीज ये होने वाली है, ये लेक्चर नंबर 8 है, ये लेक्चर नंबर 9 होगा आपका, ये लेक्चर नंबर 10 होगा आपका। लेक्चर नंबर 11 में देन फिर हम कंपैरिजन, ये जो हो जाएगा ये कल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स, इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स ये करेंगे। ठीक है, और लेक्चर नंबर 12 में हम करेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो ऐसे जो है आपका तब जाके ये यूनिट 1 खत्म होगा। 12 लेक्चर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस का एक। और वैसे भी ये 12 लेक्चर 12 घंटे के भी बराबर नहीं है। तो पहले हम जो है कंपैरिजन करेंगे, फिर स्कोप करेंगे। आज मॉडर्निटी खत्म करने के बाद में फिर हम सोशियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स करेंगे, और फिर हम करेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ये आगे आने वाले सारे सेशंस का मैंने आपको एक बता दिया है, लेक्चर नंबर 12 तक हमारा ये सब रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्निटी की। सोशल चेंजेस मैंने आपको बता दिए, यूरोप में एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी करा दी है ऑलरेडी। अब डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। उम्मीद है आप लोग रनिंग नोट्स बना रहे होंगे। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉडर्निटी क्या है ये शब्द? ये शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड मोडो से लिया गया है। मोडो का मतलब होता है जस्ट नाउ, यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है, वही मॉडर्न है। ठीक है, समझ रहे हो, बड़ा मॉडर्न बन रहा है, यानी कि प्रेजेंट के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है, दैट इज मॉडर्न। मॉडर्निटी दैट इज जस्ट नाउ। अब मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी इज अ ब्रेक फ्रॉम, इट इज अ ब्रेक फ्रॉम पास्ट एंड द टर्म। इट इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। और ये जो टर्म है ना मॉडर्न, इट इज यूज एज द अपोजिट ऑफ ट्रेडिशन। क्या है ये? अपोजिट ऑफ ट्रेडिशन। यही यही कराया था ना मैंने आपको शुरुआत की क्लास में, मैंने आपको मॉडर्निटी का मतलब पढ़ाया था। तो अपोजिट ऑफ क्या है? ये ट्रेडिशन का अपोजिट है। समझे कि नहीं समझे? ये तो हमने शुरुआत में कर लिया था मैं। लेकिन ये मॉडर्निटी की ओरिजिन कहाँ से हुई दुनिया में या यूरोप के अंदर हम बात करें, तो हमने अभी तक की जो क्लासेस करी हैं उन क्लासेस में हमने ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी की बात करी थी कि नहीं करी थी? ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी की बात करी थी।
और वहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से एनलाइटनमेंट आया और ये सारी चीज़ें आई। तो जैसे ही एनलाइटनमेंट आया वहीं से मॉडर्निटी की ओरिजिन हुई है। जैसे ही लोग नया सोचने लग गए, ओरिजिन कहाँ से हुई है इस मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट की? ओरिजिन ऑफ मॉडर्निटी, मैं इसको एम डॉट लिखूंगा ऐसे, ओरिजिन ऑफ मॉडर्निटी इज ट्रेस्ड बैक। आप लोग ऐसे मत लिखना, मैं बस आपको जल्दी, थोड़ा जल्दी हो जाए उसलिए लिख रहे हूँ। ये जो है कहाँ से शुरू होती है? टू एनलाइटनमेंट पीरियड। समझे कि नहीं समझे? एनलाइटनमेंट पीरियड से ये शुरू होता है। और एनलाइटनमेंट पीरियड से जब ये शुरू होता है तो अगर आप देखें तो आज भी इसके ऊपर लोग डिबेट करते हैं कि नहीं यार, 17th सेंचुरी हो गई या फिर 18th सेंचुरी हो गई या 19th सेंचुरी हो गई, वो उतनी मॉडर्न नहीं थी जितनी आज की दुनिया मॉडर्न है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैम ऑन गोइंग डिबेट चलती रहती है। मानते हैं कि नहीं? हाउएवर देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट अबाउट इट्स टाइम फ्रेम, कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय को हम ये बोलें कि नहीं अब से जो है दुनिया मॉडर्न है। तो टाइम फ्रेम कोई एक दिन में, जैसे हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती है, वैसे ही कोई बहुत बड़ा जो चेंज आता है थॉट प्रोसेस में, वो भी एक दिन में नहीं आता है। तो लोगों में अभी भी लोग डिबेट करते हैं दैट इज कि मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई। वेदर, काफ़ी लोग तो ये भी मानते हैं कि मॉडर्निटी अभी आई नहीं है, वेदर इट इज केम एट दैट टाइम, अभी और भी मॉडर्न होना बाकी है। ठीक है, तो खैर उसके लिए हमारे पास एक पोस्ट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं, जो मानते हैं, फर्स्ट पीपल जिन्होंने मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है, तो जो फर्स्ट पीपल कहते हैं वो मॉडर्निटी मानते हैं कब तक? 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच के पीरियड को। ठीक है, इस पीरियड को हम रेनेसॉ भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था रीना इज सेंस रेनेसॉ पीरियड। ठीक है, स्पेलिंग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रेनेसॉ पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण यानी कि विचारों में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यानी कि तौर तरीकों में पुनर्जागरण, क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी, लॉजिकलिटी होना। धीरे धीरे वहीं से मॉडर्निटी आई है। और पुनर्जागरण जहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ जो हमने देखी, वो हमने देखी ह्यूमनिज्म। ठीक है, जब लोगों ने बोला कि नहीं यार, हर इंसान की अपनी जो है कीमत है। ठीक है, इंसान सबसे बड़ा है, ना कि राजा या चर्च। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि 14 से 18th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड मॉडर्निटी का टाइम पीरियड था। लेकिन हम आगे चले तो बाकी लोगों का कहना है द अदर सेड, वो कहते हैं कि मॉडर्निटी केम इनटू पिक्चर कब से कब तक? इन 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। पहली बार ये तब आई एज द बिगिनिंग। दो तरीके के थॉट प्रोसेस हैं मॉडर्निटी को लेके। एक टाइम फ्रेम कहता है 14 से 18, एक कहता है नहीं जी 18 से 19। 14 से 18 का मतलब है कि 1300 से लेके 1799 तक का टाइम पीरियड, ये पहला टाइम फ्रेज है। दूसरा कहता है कि 1700 से 1899 का टाइम फ्रेज, ये दूसरा टाइम फ्रेज है। ठीक है, टाइम फेज है। तो ये दो मॉडर्निटी के दो अलग अलग टाइम पीरियड लोग मानते हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग को लेके इसका प्रॉब्लम है। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि मॉडर्निटी के दो फेज हैं। ठीक है, क्या मान के चल सकते हैं? जो मॉडर्निटी की डिबेट हो रही है वो दो फेजेस को लेके हो रही है अबाउट बिगिनिंग। तो सबसे पहले तो बिगिनिंग को लेके ही प्रॉब्लम है। क्या है आगे तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेज क्या है इसका, अपने को डेप्थ पता होनी चाहिए टॉपिक की। और सेकंड फेज क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट फेज है रेनेसॉ पीरियड। रेनेसॉ पीरियड को फर्स्ट फेज मानते हैं, मॉडर्निटी का फर्स्ट फेज तब आया होगा। और सेकंड फेज को हम मानते हैं, ये कौन सा समय है भाई?
1789 में क्या हुआ था मैम? 1789 में आपने हमें पढ़ाया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ भाई सुन रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है सेकेंड फेज ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये टाइम पीरियड है 18th से 19th सेंचुरी वाला, और ये वो समय है जहां पर कॉमन मैन, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो इन दोनों में मेन चीज देख लेते हैं कि इन दोनों पीरियड्स में मेन बात क्या हुई। तो पहले पीरियड में क्या हुआ मैम, ये रेनेसो आया तो बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म होने लगा, लोग इंसान की बात करने लग गए, लोग इंसान के अधिकारों की बात करने लग गए, लोग मानवता की बात करने लगे यूरोप के अंदर। रेनेसो पीरियड में ये आया। सेकेंड फेज की बात करें तो मैम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो यहां पर कॉमन मैन पुट बिलीव्स इन द आइडियाज ऑफ मॉडर्निटी। तो कॉमन मैन अपने अपने आइडिया देने लग गया, ठीक है? अपने अपने तरीके से लोग मॉडर्न होने लग गए, जैसे मर्चेंट अपने तरीके से मॉडर्न हुए, प्रोफेशनल्स अपने तरीके से मॉडल हुए, स्कॉलर्स अपने तरीके से, एकेडमिशियन अपने तरीके से हुए। तो अगर हम एक सार पे पहुंचना चाहें, एक सार पर, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मैम पहली बात तो इसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, नो फिक्स टाइमलाइन, समझे कि नहीं? क्योंकि ये पूरा ही फेज धीरे धीरे मॉडर्निटी वाला ही चल रहा है, हर कोई एक रात में मॉडर्न नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है। तो पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स में बताओ, ठीक है? अब फर्स्ट फेज से सेकंड फेज तक आने में, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज तक आने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट फेज में कौन मॉडर्न हुए होंगे सबसे पहले? जैसे मैम आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि रेनेसो का मतलब क्या है कि लोगों के अंदर नव चेतनावाद आया, ठीक है? तो फिर जैसे पोइट्स थे, धीरे धीरे साइंटिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे मॉडर्न हुए। मॉडर्न का मतलब ये नहीं है फैंसी कपड़े पहन के जो है घूमने निकल जाना, ठीक है, डिनर करने जाना, या मॉडर्न का मतलब है कि उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, ठीक है? साइंटिस्ट लोगों ने हमको क्या दिया? साइंटिस्ट लोगों ने हमें एक नया सोशल करंट दिया, नया सोशल करंट यानी कि नया संचार प्रवाह किया पूरे के पूरे समाज में। सोशल करंट मतलब नए सोशल आइडियाज दिए, समझे कि नहीं? जैसे कि न्यू थॉट्स दिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें न्यू थॉट्स दिए, ठीक है? नया थॉट प्रोसेस दिया, थॉट इधर लिख दो, थॉट प्रोसेस, नया थॉट प्रोसेस दिया, ये वो लोग हैं। और न्यू थॉट प्रोसेसेस स्टार्टेड टू फ्लो, सोशल करंट का मतलब है नया सोशल करंट आया, नए नए थॉट प्रोसेसेस आए समाज के अंदर, स्टार्टेड टू फ्लो। और सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज में मॉडर्निटी के अंदर, सेकंड फेज की जो मॉडर्निटी है वो कॉमन पीपल तक गई, और ये बन गया क्या? बिकेम अ सोशल प्रोसेस, ये समाज का प्रोसेस बन गया। तो पहले लोगों ने क्या दिया मैम? पहले लोगों ने सोशल आइडियाज दिए, सोशल करंट दिया, और बिकम अ सोशल प्रोसेस यानी कि लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने लग गए, ठीक है? लोग धीरे धीरे, एक सेकेंड, लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने लग गए। तो पहले वाले प्रोसेस से हमें आइडिया मिला, दूसरे वाले को हमने समाज में उतरते हुए देखा, समाज में एक्सेप्ट होते हुए देखा, ठीक है? तो समाज में फिर आया मॉडर्नाइजेशन, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो जर्नी है ना फर्स्ट फेज से सेकंड फेज वाली, इस जर्नी को आप क्या कहोगे? इस जर्नी को हम कहेंगे मैम क्या? फ्रॉम सोशल करंट टू, फ्रॉम सोशल करंट टू सोशल प्रोसेस, ठीक है? यहां से सोशल करंट मिला हमें इस टाइम फ्रेज से, ठीक है? सोशल आइडियाज मिले, नई नई थॉट प्रोसेस मिली, और उन जब थॉट प्रोसेसेस को हमने समाज में अपनाया जाने लगा,
तो सोशल चेंज आने लगे और समाज मॉडर्नाइज होने लगा। तो फ्रॉम सोशल करंट टू सोशल प्रोसेस, ये फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच का टाइम पीरियड है। तो इससे हमको समझ में आता है कि मैम मॉडर्निटी कब शुरू हुई होगी, उसके ये दोनों ही फेज ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ लोगों के विचारों में न आपका नवचेतनावाद आया, मॉडर्न हुए पहले कुछ लोग, ठीक है। फिर बाद में वो उन्होंने अपने अपने बुक्स के माध्यम से, अपने लिटरेचर के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, साइंस के माध्यम से बाकी समाज को क्या किया, समाज को जो है मॉडर्न बनाया। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बस क्या हो सकता है, बट बोथ आर करेक्ट, दोनों ही फेज मॉडर्निटी के ठीक है, ठीक है। शुरुआत में क्या है, डिबेट हो रही थी इस चीज़ पे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको लेना है, कौन सा टाइम फ्रेम नहीं लेना है, लेकिन दोनों ही टाइम फ्रेम ठीक है, इस बात से हमें ये समझ में आ गया। बट व्यू पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट, देखने का तरीका अलग हो सकता है। मैं हो सकता है ये बोलूँ कि भाई अगर ये लोग नहीं होते तो आगे जो है चीज़ें कैसे फ्लो होती, तो मॉडर्निटी यहाँ से आई, ठीक है। कुछ लोग बोले, हो सकता है कि भाई इन लोगों, कुछ गिने चुने लोगों के मॉडर्न या विचारों में मॉडर्न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि पूरा समाज मॉडर्न नहीं हो जाता। तो मॉडर्निटी सेकंड फेज में आई, ठीक है। ज़्यादातर समाज ने मॉडर्निटी को सेकंड फेज में एक्सेप्ट किया और सेकंड फेज के अंदर अडॉप्ट किया। तो व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, मुर्गी पहले आई या अंडा, ठीक है। तो भैया दोनों ही ज़रूरी है, मुर्गी भी और अंडा भी, समझे। बाद में तो फिर वही है कि जो ऑर्डर करो वो पहले आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ में आ गया, प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं मॉडर्निटी का एक तीसरा फेज भी है। ये तो दो फेज हो गए, हमको समझ में आ गए। कुछ लोग कहते हैं देयर इज अ थर्ड फेज ऑफ मॉडर्निटी ऑल्सो, थर्ड फेज, ठीक है। थर्ड फेज क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी समाज के अंदर आई, मॉडर्निटी समाज के अंदर आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब देखो, पहले हमने शुरू किया था कहाँ, 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी। मैं अगर यहाँ पर आपके लिए एक टाइमलाइन बनाऊं, ठीक है, एक टाइमलाइन, कुछ लोग फोर्थ फेज भी बोलते हैं इसीलिए वो भी बताऊंगे, ठीक है। फोर्थ फेज भी बोलते हैं, फोर्थ फेज क्या था, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी आई, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ये थर्ड फेज वो है जब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, आप लोग समझिएगा इस चीज को, वेरी फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स जो हैं सेंट्रल आइडिया बने। ह्यूमन राइट्स, लोगों के अधिकारों की बात होने लगी, और लोगों के जब अधिकारों की बात होने लगी तो ह्यूमन राइट्स टुक सेंट्रल स्टेज, और अब लोग यहाँ पे बात करने लगे, और लोगों को ह्यूमनिज्म का जो बिलीफ है ना, ह्यूमनिज्म जिसकी हमने बात करी थी सबसे पहले रेनेसां पीरियड के बाद टाइम, पहले वाले इस वाले टाइम पीरियड में, द बिलीफ केम, अब आया बिलीफ क्या, अब वाला जो बिलीफ है वो ये है कि ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट साइक्रोसेंट। कोई मुझे बताएगा कि ये साइक्रोसेंट्स का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, प्लीज बताइए, थोड़ा सा हमें भी पथ प्रदर्शित कीजिए। मीनिंग ऑफ साइक्रोसेंट, ठीक है, सैक्रोसेंट हो गई, तो कोई बताइए हमें जरा। सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? सैक्रोसेंट का मतलब होता है बेटा सबसे ज्यादा पवित्र, ठीक है। ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा सैक्रेड है, ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा क्या है, सोलेमन है, पायस है, सैंक्टिफाइड है, प्योर है, ठीक है। सबसे पहली बार हमने ये आइडिया यहाँ पर देखा। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी चौथा फेज भी है, ठीक है, और चौथा फेज ये कहता है कि देयर इज नो मोर मॉडर्निटी,
कि जितना इंसान मॉडर्न होना था हो लिया, देयर इज नो मोर मॉडर्निटी एंड वी आर इन पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मॉडर्निटी जिसको कहते हैं, वी आर इन पोस्ट मॉडर्न एरा, ठीक है। और ये एरा कब से हुआ शुरू? आफ्टर 1960s, समझे? जब दुनिया में बहुत सारी कॉलोनीज जो हैं इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निटी का युग आया। तो हम ये समझ सकते हैं अगर ये टाइम फ्रेम है तो, कि ये 14 से 15, 16, 17, 18 वाला टाइम पीरियड, ये है अपना जी कौन सा? रेनेसां, फर्स्ट फेज, ठीक है। 18 से जो 19 वाला टाइम पीरियड है, ये है भाई साहब अपना क्या? सेकेंड फेज, ठीक है। 19 के बाद में जो 20 वाला फेज है, 20th सेंचुरी वाला, जहाँ पर 20th सेंचुरी 1900 से शुरू होती है और 1914 से आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था और 1918 में ये ख़त्म हुआ था। तो जो आपका ये 20th सेंचुरी है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं, 1918-1920 के टाइम की, तो ये आपका थर्ड फेज है, अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली, ठीक है। ये आपका थर्ड फेज है। उसके बाद में मिड 20th सेंचुरी के बाद, इसके बाद, ठीक है, मिड का मतलब है 1950s, इसके बाद ये जो टाइम पीरियड शुरू हुआ है दैट इज पोस्ट मॉडर्निटी। ये आप छोटा सा बना के आ सकते हो, ठीक है। और ये जो है काफ़ी अच्छे से आपके इस पूरी की पूरी चीज़ को, पूरे टॉपिक को जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक लाइन में डिफाइन कर देगा। समझे कि नहीं समझे? पोस्ट मॉडर्निटी यानी कि थर्ड फेज तक मॉडर्निटी थी, यहाँ तक के आप लिख सकते हैं कि ये जो अपना टाइम फेज है यहाँ तक के क्या थी? मॉडर्निटी थी। उसके बाद में पोस्ट मॉडर्निटी शुरू हो गई। समझे भाई कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि टिल नाउ अभी तक कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि मॉडर्निटी कब शुरू हुई, एग्जैक्ट डेट नहीं है, एक जनरलाइज्ड बिलीफ है, ठीक है। और वो जनरलाइज्ड बिलीफ क्या कहता है? जनरलाइज्ड बिलीफ कहता है जी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से शुरू हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ठीक है, और नेशन स्टेट्स, इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस मत कर देना इसको, ठीक है, INC, ठीक है। ये कोर स्ट्रक्चर्स हैं याद रखने के लिए INC। तो INC क्या है? हमारा कोर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? मतलब कोर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए जब मॉडर्निटी शुरू हुई या मॉडर्निटी के दौर में, कोर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी के टाइम पर हमने ये चीज़ें देखी, मॉडर्निटी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कैपिटलिज्म बढ़ा और नेशन स्टेट्स बढ़ गए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना INC वाला, ठीक है, जनरली इसको ICN बोला गया है। ये कॉन्सेप्ट INC और ICN कर लो। ये जो ICN है ना, याद रखने के लिए आप INC कर सकते हैं, जनरली ये ICN है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, नेशन स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया एक सोशियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, और सोशियोलॉजिस्ट का नाम था जर्गन हैबरमस, गिवन बाय। अब ये सारी चीज़ें ना बुक में बहुत ही कम मिलती हैं, इसलिए आपको ना बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं, तो इनकी थोड़ी कदर करो आप। जर्गन हैबरमस, और इन्होंने ये कब दिया? इन हिज मॉडर्निटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था मॉडर्निटी प्रोजेक्ट। और इन्होंने बताया कि फाइनली आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म और नेशन स्टेट्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं
क्या है, मॉडर्निटी को शो करती हैं। इन तीनों चीज़ों की वजह से स्टिल दीज, और आज भी मॉडर्निटी चली रही है। इनका कहना है कि स्टिल दीज थ्री थिंग्स, आज भी ये चली रही। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी ना कम हुआ है, ठीक है। स्टिल दीज थ्री प्रोसेसेस, ना कैपिटलाइजेशन कम हुआ है, कैपिटलिज्म भी कम नहीं हुआ, ना ही नेशन स्टेट में छोटे छोटे मिनी स्टेट्स तो फॉर्म हो ही रहे हैं, ठीक है, आर गोइंग ऑन, ठीक है। जैसे कि नेशन स्टेट्स में मैम मिनी स्टेट्स आर फॉर्मिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज की डेट में देखो, करंट की डेट में तो मैम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल। कैपिटलिज्म तो चल ही रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म में आप देखें तो मैम फ्लिपकार्ट से लेके, ठीक है, फ्लिपकार्ट से लेके, स्नैपडील से लेके, ऊबर से लेके, अनअकैडमी से लेके, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट से लेके मतलब बहुत सारे, आप ऊबर तक मान लीजिए, या फिर आप जोमेटो मान लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सेट्रा ETC, ये सब क्या है, मैम छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो बड़े बड़े जो है यूनिकॉर्न बन रहे हैं और सूनिकॉर्न बन रहे हैं, धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक उसमें जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो जर्गन हबरमस का जो ये कॉन्सेप्ट है, इनकी जो स्टडी है, इसके हिसाब से आज भी हम ये कह सकते हैं मैम कि मॉडर्निटी, जहाँ पर एक समय ये कहा काफ़ी लोगों ने कि पोस्ट मॉडर्न, देयर इज़ नो मॉडर्निटी बियॉन्ड 1960s, वहीं जर्गन हबरमस कहते हैं कि मॉडर्निटी इज स्टिल गोइंग ऑन। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं दैट इज मॉडर्निटी स्टिल कंटिन्यूज, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि सोशियोलॉजी और ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं, आप समाज को कैसे देखते हो। अब भाई हबरमस ऐसे देखते हैं कि भैया मॉडर्निटी तो अभी भी चल रही है ना। कोई कह रहा है कि नहीं यार मॉडर्निटी खत्म हो गई, अब पोस्ट मॉडर्निटी चल रही है। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि जो ये मॉडर्निटी है ना, ये कंपैरेटिव टर्म है, हर किसी के हिसाब से ना अलग अलग हो सकता है इसका कंपैरिजन। मॉडर्निटी क्या है, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म, कंपैरेटिव टर्म, समझे कि नहीं समझे। ये कंपैरेटिव टर्म है और इतना जरूर सत्य है कि ये ट्रेडिशनलिज्म से अलग है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनलिज्म, ये सत्य है। क्यों, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन आप ये भी याद रखें कि सोशल कंटिन्यूटीज भी साथ में चलती हैं, है ना। याद रखेंगे कि नहीं कि मैम आपने हमें बताया कि सोशल चेंज तो होते हैं लेकिन सोशल कंटिन्यूटीज भी साथ में चलती हैं। तो मॉडर्निटी अगर मैं बोलूँ आपसे तो इट इज़ रिलेटेड विद दी स्वीपिंग चेंजेस। स्वीपिंग चेंजेस मतलब नए नए परिवर्तन आते ही रहते हैं। आज जो चीज़ मॉडर्न है, हो सकता है आज से 20 साल बाद वो चीज़ मॉडर्न ना रहे, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद, हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप लोग बताओ। इट इज एसोसिएटेड विद दी स्वीपिंग चेंजेस। आज जो चीज हो सकता है ट्रेडिशनल हो वो हट जाए, कल को कोई नई चीज आ जाए वो मॉडर्न हो जाए। तो मॉडर्निटी इज एसोसिएटेड विद दी स्वीपिंग चेंजेस दैट टुक प्लेस इन दी सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन दी सोसाइटी। कैसे, इन सोशल, इकोनॉमिक, भाई चेंज या मॉडर्निटी किसी भी तरीके से आ सकती है, एंड कल्चरल चेंजेस, बदलाव तो किसी में, कल्चर में बदलाव आ सकते हैं, समाज में बदलाव आ सकते हैं, इकोनॉमी में बदलाव आ सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल किसी भी तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, स्वीपिंग चेंजेस आ सकते हैं। मॉडर्निटी के अंदर दो चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह होता है। मॉडर्निटी के अंदर जो दो चीज़ें हैं दैट इज़ वैल्यूज़
एंड नॉर्म्स। अब ये वैल्यूज और नॉर्म्स क्या है मैं आपको आगे वाले सेशंस में जरूर बताऊंगे। अभी जो है आप ये देखिए कि नॉर्म्स का मतलब है कुछ सेट पैरामीटर्स, ठीक है, कुछ सेट कायदे कानून। वैल्यूज का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, आपकी कल्चरल वैल्यूज क्या है। तो मॉडर्न, अब इस पे और डिस्कशन हम आगे करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखें कि मॉडर्निटी इन्वॉल्व्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर यूनिवर्सल इन नेचर। दैट आर यूनिवर्सल इन नेचर, समझे कि नहीं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक विद द ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है ये कैसे शुरू हुआ, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैम आज की वैल्यू और आज के नॉर्म्स के अंदर अपग्रेडेशन, हर चीज़ धीरे धीरे अपग्रेड होती है और अपग्रेड होकर चीज़ें बदलने लग जाती हैं, अपग्रेडेशन का नाम। और मॉडर्निटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है, कि आज अब भैया इतनी मॉडर्निटी बहुत है, आज के बाद हम उससे ज़्यादा मॉडर्न नहीं होंगे। तो ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं या ऐसी कोई सोशल प्रोसेस तो है नहीं मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी का अगर कोई दूसरा नाम मेरे से पूछे, ठीक है, मॉडर्निटी का कोई दूसरा नाम मेरे से पूछे तो मैं क्या कहूँ। मॉडर्निटी का एक शब्द में दूसरा नाम है अपग्रेडेशन, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अपग्रेडेशन, हमेशा ही क्या करते रहना, अपग्रेड करते रहना, समझे जी कि नहीं समझे। हाँ जी, अपग्रेडेशन का ही मतलब है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एक कंपैरेटिव टर्म है, हर कोई अपने तरीके से इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करता रहता है फ्रॉम दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स, ठीक है। तो अपग्रेडेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स, तो जो चीज़ें आपके पास आज में हैं, एग्जिस्टिंग, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, एग्जिस्टिंग, तो जो चीज़ें आज हैं, ठीक है, उनमें अपग्रेड करते रहना ही क्या है, मॉडर्निटी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन के व्हाट इज़ मॉडर्निटी और व्हाट इज़ ट्रेडिशनलिज्म। दोनों ही चीज़ें कंपैरिजन में हैं एक दूसरे के, और मॉडर्निटी को आप बस इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे डिफरेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों के बीच में ओल्डर वर्सेस न्यूअर आपको बताना, ठीक है। तो मॉडर्निटी आप कह सकते हैं, मॉडर्निटी कैन बी इवेल्युएटेड, थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ, जैसे आइडियाज, आपके आइडियाज कितने मॉडर्न है। हो सकता है कोई व्यक्ति गांव में रह रहा हो लेकिन उसके आइडियाज बहुत नए जमाने के हों, नए जमाने से कदम मिला के चलने वाले हों, तो वो आइडियाज के बेसिस पे बहुत मॉडर्न है, कितने मॉडर्न आइडियाज हैं। कोई कस्टम्स में मॉडर्न हो सकता है, ठीक है, कि नए तरीके से हम तो जो है हल्दी की रस्म या मेहंदी की रस्म स्विमिंग पूल के साइड में करेंगे शादी में और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कराएंगे। ये क्या है, कस्टम्स में मॉडर्न होना। पहले होता था क्या ऐसा, स्विमिंग पूल, हाँ भाई, हाँ, सब कोई पीले कपड़े पहनेंगे, है ना, और थीम रखी जाएगी, थीम बेस्ड वेडिंग होगी, ये सब होता था क्या, नहीं। हो सकता है कि कोई आज की डेट में कस्टम्स में या प्रैक्टिसेस में अपनी कस्टम की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें कोई मॉडर्न हो गया हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग, जैसे कि आपका एजुकेशन है, ठीक है, या फिर जैसे आपका मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, उनमें कोई मॉडर्न हो गया हो। जैसे कि हम तो अपने बच्चे को जी पढ़ने के लिए विदेश ही भेजेंगे, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न है, ठीक है। तुम यहाँ के स्कूल में, देश के स्कूल में इतने एक से एक अच्छे स्कूल हैं तो उनमें नहीं पढ़ा रहे हो। या फिर जैसे मैरिज है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन एंड चेंजेस इन देम, उन सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस होना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैरिज ऐसा ही एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप आज की डेट में काफ़ी मॉडर्निटी देख रहे हैं। तो मैरिज के अलग अलग रूप आप देख सकते हैं अलग अलग सोशल सेटिंग्स के हिसाब से। तो धर्म की आप बात छोड़ दीजिए, सब धर्मों में अरेंज मैरिज भी हो सकती हैं, ठीक है,
सब धर्मों में लव मैरिज भी हो सकती हैं। सब धर्मों का मतलब क्या है, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं और सोसाइटी के अंदर सारे ही धर्म आते हैं, और सब धर्मों में अभी लिव इन भी चालू हो गया है। ठीक है, तो एज ऑफ मैरिज की अगर बात करें, वो भी पहले एज ऑफ मैरिज अलग थी, आज की डेट में एज ऑफ मैरिज भी काफ़ी जो है बदलते हुए ज़माने के साथ साथ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उम्र में शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि शादी से पहले की चीज़ें तो पहले जो सिर्फ ये होता था कि नहीं भाई शादी करोगे तो ही आपको पत्नी या पति मिलेगा, आज की डेट में तो भैया समझ रहे हैं, तो जितनी भी जो फिजिकल डिजायर्स हैं वो तो पहले हो जाते। तो आप समझिए कि एज ऑफ मैरिज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसकी कि इन सारी चीज़ों में क्या है, मॉडर्निटी को इन चीज़ों से आप इवेल्युएट कर सकते हो कि कोई सोसाइटी, कोई परिवार कितना मॉडर्न है, उसके आइडियाज़ कितने मॉडर्न है, कस्टम्स कितने मॉडर्न है, प्रैक्टिसेस कितनी मॉडर्न है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में जिनमें वो रहते हैं, जिस तरीके की चीज़ें वो अपने आसपास हैं वो कितनी मॉडर्न है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि हम मॉडर्निटी को किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिए हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसमें ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग PYQs देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मॉडर्न सोसाइटी, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो संबंध होते हैं ना काफ़ी क्लोज निट, जैसे कि आपके गांव में भी आपको सब लोग जानते होंगे, सब लोग जो है किसी के भी घर पे बैठ के आप खाना खा लो गांव में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी उनसे लड़ाई ना हो रखी हो। ठीक है, तो क्लोज नेट सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, पता ही नहीं है बच्चा कहाँ उठा, कब सुबह उठा, किसके घर खाना खा रहा है, किसके घर खेल रहा है, किसके घर शाम का खाना खा के आ गया, कहाँ सो गया, कोई पता नहीं है। ठीक है, माँ बाप जो है एकदम बेफिक्र हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज में उनके रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज है। फैमिली, किनशिप, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, किनशिप हो गया, एंड कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, कॉमन यूनिटी में जिसमें आप रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं, और मॉडर्न सोसाइटी में जनरली अगर हम बात करें, लोग जनरली अपने काम से ही काम रखते हैं, या फिर आपसे इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि आपका और उनका कोई मतलब जो है सिद्ध हो रहा होता है। ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन पे बिलीव करती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। और मॉडर्न सोसाइटी में तो मैम आजकल फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह फेस टाइम आ गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इधर लिख लेते हैं कि यहाँ पे मैम जो रिलेशंस है ना, मतलब मॉडर्न सोसाइटी में जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्लोज नेट है, यहाँ पे एनिमोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एनिमोसिटी यानी कि द्वेष भावना, एनिमोसिटी ऑफ रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इन लार्ज सोसाइटीज़। समझे कि नहीं समझे, रिलेशंस जो है कॉम्प्लेक्स होंगे, जटिल होंगे संबंध एकदम, हाँ डूबे, है ना। जैसे वो मूवी आई थी ना अभी, गहराइयाँ। गहराइयाँ क्या है, मतलब मॉडर्न सोसाइटी को ही तो दिखा रहा है, मतलब जहाँ पे आप अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ में आपका भी एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उनसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हमको फ़ोन नंबर याद रहते थे, आज हमारे फ़ोन में नंबर भी हैं, हम व्हाट्सएप पे स्टेटस भी देख लेते हैं, उसके बाद भी हाय हेलो नहीं करते अपने रिलेटिव्स के साथ में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बहुत है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, और बहुत ही इमोशनल का क्या आप अपोजिट कह सकते हो, इमोशनल का अपोजिट क्या होता है बताइए, एंटोनियम ऑफ इमोशनल, मटेरियल रिलेशंस कह सकते हो, मटेरियल। ठीक है, लॉजिकल रिलेशंस कह सकते हो,
मटेरियल बॉन्डिंग है। बेसिकली ये ज़्यादा अच्छा है शब्द मटेरियल बॉन्डिंग, कोई ना कोई काम किसी न किसी चीज़ की वजह से बॉन्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लो डिग्री ऑफ डिवीज़न है, लो डिग्री ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। कहने का मतलब ये है कि हर कोई हर तरीके का काम कर ले रहा है। ठीक है, तो मैंने भी जैसे बचपन में बताऊँ कि जनरली जैसे मेरे बचपन में मैंने देखा कि मेरे चाचा जो हैं, ठीक है, सुबह की चाय वो बनाते थे पूरे परिवार के लिए, जबकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सब कुछ है। तो अब जैसे और चाची जो है चाचा के साथ खेत में भी काम करती थी। तो कहने का मतलब है एवरीवन डज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आदमी जो है सिर्फ एक ही काम करेगा और औरत एक ही काम करेगी, या फिर बच्चे जो हैं बच्चे भी खेत में हाथ बटा रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी भैंसों को नहला रहे हैं, गाय को नहला रहे हैं। एवरीवन डज एवरीथिंग। ठीक है, हर कोई, अब जैसे मान लो कि कोई बीमार हो गया या किसी के घर में शादी है, तो जिसके घर में शादी है उसके जो आप क्लोज नेट सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखें तो उनके जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, वो दूसरे जो हैं दूसरे लोग परिवार के या फिर दूसरे पड़ोसी जो हैं गांव के, उनके घर पर टेक केयर हो रही है ना। यहाँ आज की डेट में तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए तो अगर तुम्हारे पास में कोई कुत्ता भी है, कोई पेट है, कोई बिल्ली है, ठीक है, कोई भी पेट है, तो तुम्हें उसके लिए हॉस्टल ढूंढना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे आप उसको छोड़ के आते हो। तो ये चीज़ पहले जो है नहीं थी। आज के डेट में अच्छा, पहले जो है देखिए, जिसमें घर में चारपाई बनानी है तो आप अपने आप ही बना लेते थे, स्वेटर बनाना है अपने आप ही बना लेते थे। आज की डेट में क्या है, स्पेशलाइजेशन। आज की डेट में हम लोग कहाँ स्वेटर बना पाते, कहाँ स्वेटर हम लोग से तो नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि बने हुए कपड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, मैकेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर यहां पे बहुत ही हाई डिग्री की आपको मिलेगी। ठीक है जी, यहां आपको मिलेगा लो रेफरेंस ऑफ रीजन, ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं मिलेंगी, नो रिलीवेंस ऑफ रीजन। ठीक है, लो रिलीवेंस ऑफ रीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। समझे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि हमारे बाप दादा भी ये चीज़ मानते थे तो हम भी मानेंगे, उसमें लॉजिक मत ढूंढो। ठीक है, जैसे मम्मी से आपने पूछा, मम्मी रात को नाखून क्यों नहीं काटते, अरे हमारे बड़े बूढ़े सब ऐसे ही करते थे, हमारे बड़े बूढ़ों ने यही कहा है, तुम भी करो, हमसे दिमाग मत मारो, हमें नहीं पता, हम तो मानते हैं, हमने कभी जबान नहीं लड़ाई। ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत हर चीज़ में पूछते रहते हैं, ये सब सुनने के लिए हमको मिलता ही है। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हमको मिलेगी, ट्रेडिशंस की अथॉरिटी। जैसे शादी ब्याह भी हो रहे हैं, आपको बहुत सारी रस्में ऐसी मिलेंगी, आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता इन रस्मों से का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन वो होंगी शादी में, वो रस्म, अगर एक रस्म उल्टी सीधी हो गई, वहीं जो है रोना धोना शुरू हो जाएगा, अरे अपशगुन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैजिकल थिंकिंग मिलेगी, लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जादू टोने में विश्वास करेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको रीजन का क्राइटेरिया ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो प्री पॉन्डरेंस मिलेगी, भर भर के जो है आपको लॉजिक्स मिलेंगे आज की मॉडर्न सोसाइटी में, सोशल लाइफ में। और यहाँ पर आपको जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ मिलेगी, जिसमें लॉजिक्स भी हैं और जो कि मेंटेन कर रहे हैं नेचर के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें बात करें तो यहाँ कहते हैं मोर लॉजिकल, आप लिख सकते हैं, और नोट्स में आपको बाकी ये सब लिखा हुआ मिल ही जाएगा। ठीक है, और अच्छे से। और यहाँ पर आपका जो है कलेक्टिव थॉट प्रोसेस मिलेगा, कलेक्टिव, सब लोग मिलजुल के जो है कलेक्टिव थॉट रखेंगे। ओरिएंटेशन जो है आपको कलेक्टिव ओरिएंटेशन मिलेगी। ठीक है, घर में मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो अगर पितृसत्तात्मक सोसाइटी है तो फिर भी वहाँ पे पुरुष ही बैठ के, चाहे भले ही, लेकिन सब लोग साथ में बैठ के निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ओरिएंटेशन मिलेगा, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन। तो झुकाव आपको जो है यहाँ पर एकीकृत वाला मिलेगा। समझे कि नहीं, ये अंतर है आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटीज़ के बीच के, आपको ये पूछा भी गया है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको ये बता दिया है कि भैया मॉडर्निटी क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसके 3-4 फेज़ हैं, अलग अलग फेज़ के बारे में, जिनमें से पहले 2 फेज़ के बारे में काफ़ी डिबेट है,
दोनों ही फेज़ अपने अपने हिसाब से ठीक हैं, लेकिन दोनों ही फेज़ की और दोनों ही फेज़ की अपनी जो है अहमियत भी है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही फेज़ में अहमियत नहीं है, अपनी दोनों ही फेज़ की अहमियत भी है। अब आगे हमने जो है तीसरा फेज़ भी पढ़ा, चौथा फेज़ भी पढ़ा, उसके बाद में मैंने आपको जनरलाइज बिलीफ बताया, एक थ्योरी है, एक प्रोजेक्ट की स्टडी है, वो भी हमने किया, जर्गन हबरमस का। उनका कहना है कि भैया मॉडर्निटी तो अभी भी चल रही है। कौन कह रहा है कि 1960 के बाद में मॉडर्निटी खत्म हो गई, पोस्ट मॉडर्निटी आ गई? मॉडर्निटी तो अभी भी चल रही है, और तीनों के एग्जाम्पल दिए, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, कैपिटलिज्म अभी भी चल रहा है, और नेशन स्टेट्स में अभी भी छोटे छोटे स्टेट्स बन रहे हैं। तो मॉडर्निटी बेसिकली इस चीज़ से हमको ये समझ में आ गया कि मॉडर्निटी कुछ नहीं है, ये एक कंपैरेटिव टर्म है, हर किसी के अपने हिसाब से। हो सकता है कि मुंबई का समाज बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और हो सकता है उत्तर प्रदेश का समाज कम मॉडर्न है। दोनों ही मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करोगे तो मुंबई का समाज ज़्यादा मॉडर्न है, मुंबई की सोसाइटीज़ ज़्यादा मॉडर्न है, यूपी की सोसाइटीज़ कम मॉडर्न है। लेकिन अपने अपने रिस्पेक्ट में दोनों ही पहले से, आज से 50 साल पहले से, मुंबई आज का देखो और आज के 50 साल पहले का देखो, और यूपी आज का देखो और आज के 50 साल पहले का देखो, तो भाई दोनों ही अपने अपने हिसाब में और ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन करोगे तो मुंबई इज़ मच मॉडर्न देन जितने भी आपके मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु का और ये अपना पुणे वगैरह, दीज आर दी जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, दीज आर मोर मॉडर्न सिटीज़। समझे कि नहीं? तो हमको ये समझ में आ गया कि मॉडर्निटी क्या है, ये कंपैरेटिव टर्म है। इट इज़ अ कंपैरेटिव टर्म ऑफ अपग्रेडेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग। एक सिंपल सी परिभाषा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इट इज़ अ कंपैरेटिव टर्म ऑफ अपग्रेडेशन। भाई कहीं का अपग्रेडेशन कम हो सकता है, कहीं का अपग्रेडेशन ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ अ कंपैरेटिव टर्म ऑफ अपग्रेडेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स। आज से 50 साल पहले मुंबई में क्या क्या चीज़ें थी, और 50 साल पहले यूपी में क्या क्या चीज़ें थी। मुंबई में भाई आप देखिए कि आज़ादी से पहले पूरा का पूरा मुंबई अपने बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है? तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड थी वो सोसाइटी, ठीक है? यूपी के कंपैरिजन में देखो तो यूपी उतना डेवलप नहीं था। तो ऑलरेडी मतलब आपको पूरी परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं आई? मॉडर्निटी इज व्हाट? इट इज़ अ कंपैरेटिव टर्म ऑफ अपग्रेडेशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स, ठीक है? इतना समझ में आ गया। तो इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? आइडिया, कस्टम और एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, और उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से। ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के बीच के अंतर क्या है वो मैंने बता दिए हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है ना, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसको इन डेप्थ पढ़ने के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, और ज़्यादा बेसिक सारी चीज़ें मैं जो है आपको यहाँ पे बता दे रहे हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। आपको इतना मटेरियल मैंने अभी भी लिखा दिया है कि आप आराम से एक आंसर लिख सकते हो। समझे कि नहीं समझे? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है ना, ये सबसे पहले शुरू हुआ कहाँ पे? ये सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ है ना। हम वैसे ही यूरोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो it was emerged as, this concept was emerged as an explanation of how वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न सोसाइटीज, मतलब अब अगर कोई कहे कि भैया ये शुरू कैसे हुआ, ठीक है? तो वेस्टर्न कंट्रीज और सोसाइटीज, हर तरीके के आंसर को आप फॉर्म कर सकते हो आज के क्वेश्चन से, ठीक है? मॉडर्निटी से रिलेटेड। डेवलप्ड थ्रू एनलाइटनमेंट, यही पढ़ा है अभी मैंने आपको, ठीक है? एनलाइटनमेंट, रेनेसो पीरियड के अंदर ही एनलाइटनमेंट हम पढ़ते हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जहां हमने बात करी कि रीजन की पावर ज़्यादा है, लॉजिक्स की पावर ज़्यादा है, साइंस हैज़ ऑल द आंसर्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, बहुत बड़े बड़े आविष्कार होने लगे। डेमोक्रेटाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे रिवॉल्यूशन हुए, अमेरिका आज़ाद हुआ, वहाँ पर पहली बार 1774 के अंदर 1776 के अंदर, सॉरी, ठीक है? डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है? डेमोक्रेसी वहाँ पर आई, ठीक है? उसके बाद 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और फिर कैपिटलिज्म साथ साथ चल ही रहा था।
ठीक है, ये सारी चीज़ों का मिला जुला देन है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इमर्ज एज एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में एनलाइटनमेंट आया, किस तरीके से वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुए, डेमोक्रेसी आई, इंडस्ट्रीज आई, कैपिटलिज्म आया, और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आती गई तो वेस्टर्न सोसाइटी मॉडर्न होती गई, यानी कि जो उनकी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस थी, एग्जिस्टिंग वैल्यूज थे, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे, वो बदलने लगे। तो इस अप्रोच के साथ अगर हम बात करें तो मॉडर्निटी प्राइमरली किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ठीक है, मॉडर्निटी इस थॉट प्रोसेस से अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अगर हम बात करें तो ये जो आपका मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्नाइजेशन जो है, इट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, आप लिख लीजिएगा इधर, डिपेंड्स प्राइमरीली, सबसे विशेष रूप से, ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, एंड द नॉलेज required enlightenment and the knowledge required making use of it। उस टेक्नोलॉजी का आप यूज कैसे करोगे? तो यूज कैसे करोगे तो वो आम समाज कैसे धीरे धीरे यूज करने लग जाएगा। इसके अलावा ये तो प्राइमरली है, ठीक है, क्या, टेक्नोलॉजी प्लस उसकी यूज करने की नॉलेज। इसके अलावा बिसाइड्स दैट मॉडर्नाइजेशन और किस चीज पे डिपेंड करता है? बिसाइड्स दिस, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज के विकास के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। वो क्या हैं? मैनी सोशल and political prerequisites have been identified to make modernization possible। क्या है ये? जैसे पहला है मैम डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस, ठीक है, पहला इनोवेशंस। दूसरा है मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी वजह से भी मॉडर्निटी आती है, एंड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में तो मॉडर्निटी होगी क्योंकि अर्बन एरियाज वो एरियाज हैं जो कि इंडस्ट्रीज के पास में बसे हुए हैं, और इंडस्ट्रीज जहां पर हैं वहां पर आम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जितनी भी नई चीज़ें हैं, जितनी भी, तो वो इजीली अवेलेबल होती हैं, और इसलिए अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास वो पहले पहुंच जाती हैं कंपैरेटिव टू रूरल एरियाज़। इसके अलावा पूंजीवाद सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मॉडर्निटी आती है, कैपिटलिज्म, क्योंकि पूंजीपति लोग ही इंडस्ट्रीज लगाते हैं, पूंजीपति लोग ही इंडस्ट्रीज लगा के नए नए क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं, या फिर नए इनोवेशंस को यूज़ करते हैं। नॉलेज रिक्वायर्ड मेकिंग यूज ऑफ द न्यू इनोवेशंस, कैपिटलिज्म। चौथा मैम फ्री मार्केट। फ्री मार्केट है तभी तो हर कोई अपनी इंडस्ट्री लगा पा रहा है, नहीं तो सरकार ही क्या करेगी? वही करेगी जो कुछ करेगी। पांचवा है ऑप्टिमिज्म, ज्यादा आशावादी और ऐसे व्यक्ति होना, ठीक है, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना। पांचवा हो गया। छठवां है द सर्च फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज, जिसको हम रिसर्च कहते हैं ना, सर्च फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, सर्च फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज इन साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
मॉडर्निटी के लिए एक और प्री रिक्विजिट है कि आइडिया दैट गेनिंग नॉलेज ऑफ अ ट्रू सेल्फ, अपने बारे में और ज़्यादा नॉलेज, अपने बारे में इन द सेंस कि जैसे बायोलॉजी में हम इंसान के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, क्रीचर्स के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। तो द आइडिया टू गेन नॉलेज, ऑफ अ ट्रू सेल्फ, ठीक है, वॉज द ओनली फाउंडेशन फॉर, भाई जितनी भी नॉलेजेस हमको मिली हैं वो किस वजह से मिली हैं? एक आइडिया, एक विचार कि इंसान को अपने बारे में, ट्रू सेल्फ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इस ट्रू सेल्फ की नॉलेज गेन करते 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 ये नॉलेज फाउंडेशन बनी, ओनली फाउंडेशन फॉर ऑल अदर नॉलेजेस, ठीक है, कि एक चीज़ को खोजने निकले थे, आपको 10 चीज़ और मिल गई। इसके बाद मैम 8th है इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से भी मॉडर्नाइजेशन आता है, ठीक है। जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इंक्रीज नॉलेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 9th है डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे एडवर्टीजमेंट हैं और आपके जितने भी पोस्टर्स हैं, ठीक है, और जितने भी एड्स आप रेडियो पे सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, ठीक है, मास मीडिया का क्या डेवलपमेंट होना, जिससे क्या है कि गांव गांव तक भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आज के डेट में गांव में भी टाटा स्काई लगे हुए हैं, फ्रिज हैं, क्यों हैं ये, ठीक है, क्योंकि वहां तक खबरें पहुंच रही हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ बेटा। और अगर ये समझ गए हो तो इसके अलावा एक्सेसिबल, अब ये चीज़ें पहुंची कैसे हैं? पहुंची हैं तो लोग, गांव के लोग भी शहरों की तरफ निकल रहे हैं, तो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इससे भी क्या है, लोग मॉडर्न होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले खत लिख के बात करते थे, अब व्हाट्सएप पे फेस टाइम करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, उधर वीडियो कॉल करते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ज़रूरी है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, पॉलिटिकी हम बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद 11वां है मोर अर्बन एंड मोबाइल पॉपुलेशन, मोबाइल मतलब चलायमान, चलती रहने वाली, ठीक है, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है और होता ही है, तो मोर अर्बन एंड मोबाइल पॉपुलेशन, तो गांव का व्यक्ति जब शहर जाएगा तो वहां से मॉडर्न होके आएगा। बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ठीक है। 12वां है बेटा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का रीजन ये है कि पहले एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता था, परिवार में 6 लोग थे, ठीक है, माँ बाप, फिर वो व्यक्ति, ठीक है, पहले ये व्यक्ति था, इसके माँ बाप थे, फिर ये व्यक्ति की एक पत्नी हुई, ठीक है, तो 2 ऊपर 2 ये और 2 ही हो गए बच्चे, तो कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो आज की डेट में क्या हो गया है, अब ये 10,000 रुपये ये व्यक्ति कमा रहा है, पिताजी रिटायर हो चुके हैं, तो पिताजी और माताजी दोनों का जो खर्चा है वो भी यही उठा रहा है। इसके बाद एक टाइम आया तो ये व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके अलग हो गया और साथ में इनके 2 बच्चे हो गए। अब एक बात बताओ, पहले 10,000 रुपये 6 लोगों में बट रहे थे, आज 10,000 रुपये कितने लोगों में बट रहे, 4 लोगों में बट रहे, तो एवरेज बढ़ गया पर पर्सन। इसका मतलब जो व्यक्ति, मतलब आज की डेट में जो न्यूक्लियर फैमिली जो है इन प्लेस ऑफ एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो इसकी वजह से भी लोग मॉडर्न हो रहे हैं। ऐसा क्यों है मैम, क्यों हो रहे हैं मॉडर्न? क्या ये दोनों माँ बाप इस पर जोर ज़्यादा वजन डाल रहे थे कि नहीं? हो सकता है कि पिताजी इससे इसके 10,000 रुपये का 1 भी रुपया नहीं लेते हों, ठीक है, हो सकता है पिताजी को पेंशन मिल रही हो, लेकिन हो सकता है कि पिताजी थोड़े कट्टर हों, थोड़े ट्रेडिशनल हों, समझे, थोड़े ट्रेडिशनल हों, पिक्चर देखने नहीं जाने देते हों, ठीक है, मॉल घूमने नहीं जाने देते हों, शॉपिंग करने नहीं जाने देते हों, पत्नी और बच्चों के साथ में घूमने नहीं जाने देते हों। तो इस वजह से जो है, ये जो पत्नी है बेचारी, ये बहू बनी हुई है और हर टाइम घूंघट में रहती है। एक समय के बाद पति ने जो है फैसला लिया कि नहीं यार, हम अलग होते हैं, कब तक तुम ऐसे ही घूंघट में मतलब अपना
पूरा जीवन बिता दोगी। तो जब ये अलग हुए तो अब ये वाइफ जो पहले साड़ी में ही रहती थी, घूंघट में ही रहती थी, अब ये जीन्स पहन के घूम रही है, सूट पहन के घूम रही है शहर के अंदर या कहीं दूसरी जगह दूसरे मोहल्ले के अंदर जहाँ ये अलग हो गए। तो थोड़ा पहनने में मॉडर्निटी आ गई। अब ये बाहर भी जा रहे हैं, अब ये बाहर खा भी रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो पहले से इनकी अवस्था क्या हुई, मॉडर्न हो गई, ट्रेडिशनल से क्या हुई, मॉडर्न हो गई। तो न्यूक्लियर फैमिली इन प्लेस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे का, विचारों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान होता है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, उसकी वजह से भी क्या आया, मॉडर्नाइजेशन आया है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर की जो थ्योरी है वो इमाइल डर्कहाइम ने दी थी। जब हम आगे पढ़ेंगे इनको एक एक करके थिंकर्स को, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे इमाइल डर्कहाइम ने बताया है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना ज़रूरी है, ठीक है। उससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, उससे ग्रोथ भी बढ़ती है। और डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्फ्लुएंस, आज के डेट में पब्लिक इन्फ्लुएंस, खैर अभी के भारत के मौजूदा हालात को देखें तो ये शायद उतना सच नहीं होगा, बट डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है, खैर बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले हमारे रिलीजन के हिसाब से लोग कुर्ता धोती टोपी पहन के चलते थे हर टाइम पे, ठीक है। और अब आज की डेट में देखिए ना, मतलब आज की डेट में कौन कुर्ता धोती और ये सब पहन के, कुर्ता पजामा पहन के आप मॉल जाते हुए कितने लोगों को देखते हैं। हजारों की भीड़ में आपको एक या दो युवक ऐसे मिलेंगे जो मॉल के अंदर कुर्ते पजामे पहन के घूम रहे हैं, अगर हैं भी तो काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन काफ़ी कम हो गया है। पहले सरदार लोग भी काफ़ी पगड़ी वगड़ी बांधते थे, अभी भी बांधते हैं, लेकिन काफ़ी सारे युवा ऐसे हैं जो नहीं मतलब रिलीजियस चीज़ों को, इन्फ्लुएंस को आप आगे लेके जाते। तो पब्लिक इन्फ्लुएंस रिलीजन का कम हुआ है, इसकी वजह से भी लोग मॉडर्न हुए हैं। जितना ज़्यादा आप अपने रिलीजन में रहेंगे, रिलीजियस जो आपका ऑर्थोडॉक्सी है उसको जितनी ज़्यादा फॉलो करेंगे, उतना ही आप मॉडर्निटी को नकार रहे हैं। अगर आप रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को कम रखेंगे, उतना ही मॉडर्निटी बढ़ती जाएगी। तो ये भी हमने देखा है। और सोशल कंटिन्यू, ठीक है, वो तो ज़रूरी है ही, सोशल चेंजेस के साथ में सोशल कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। तो रिलीजन भी बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा डेवलप्ड मार्केट्स हैं, तो ये मत भूल जाना कि मैम ने कहा है कि भैया डिक्लाइन हो गया मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हो जाता तो बिल्कुल फिर सोशल कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट कहाँ जाता। डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। डेवलप्ड मार्केट्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड, आप पैसे लेके जाते हैं और प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो पैसे वो आगे देता है तो आगे से और प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए काफ़ी डेवलप्ड मार्केट्स हैं, गुड्स के लिए और इवन सर्विसेज के लिए भी, ठीक है। तो ये मॉडर्निटी को दिखाता है। इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वेज, तो ट्रेडिशनल वेज में इतना नहीं होता था। ट्रेडिशनल टाइम में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या गुड्स और सर्विसेज जो हैं इतने डेवलप्ड मार्केट थे, इतने डेवलप्ड तो नहीं थे। आज की डेट में घर बैठे जो है आप क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि पहले हम एशिया से यूरोप तक का व्यापार करते थे, वो हम आज भी करते हैं। पहले हम बड़े बड़े कारवां में जाके करते थे, महीनों गुजार देते थे पहुंचने के लिए। आज हम फ़ोन की, लैपटॉप के एक क्लिक पे जो है इंटरनेशनल सामान जो है, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, समझे। तो डेवलप्ड मार्केट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ मीटिंग सच नीड्स, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो हमको बताती हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन किन किन कारणों की वजह से और आया है या और आगे बढ़ रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन इज देयरफॉर सपोज टू द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज प्रीरिक्विजिट इन द सोशल सिस्टम। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, देयरफॉर, आज का हम यहीं पर खत्म करेंगे। देयरफॉर मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी, ठीक है, इज द प्रोसेस, इज सपोज्ड टू बी द रिजल्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो बेटा, ठीक है। अगले 5 लेक्चर्स तक का मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस, रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्री रिक्विजिट्स। ये जितनी भी प्री रिक्विजिट का मतलब है कि ये चीज़ें पहले से होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे अगर आप बाइक चलाने जा रहे हो तो आपके पास में हेलमेट पहले से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोट में बैठ रहे हो तो आपके पास लाइफ जैकेट बिल्कुल होनी चाहिए इन दी सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें होना
इज द प्री रिक्विजिट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। समझो कि नहीं? तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप कैसे आए कि जैसे जैसे ये साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है बढ़ता चला गया, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस आए। इनकी वजह से यूरोप के अंदर मॉडर्निटी आई, और यूरोप के अंदर मॉडर्निटी आई तो उसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें आई, जिनसे कमर्शियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया। तो मैं आपको एक समरी में बता देती हूँ कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक, मॉडर्निटी कैसे आई। ठीक है, मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी आई बेसिकली एनलाइटनमेंट पीरियड की वजह से। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, लेकिन ये एनलाइटनमेंट पीरियड किसकी वजह से आया? तो बेसिकली हुआ क्या, हमें यहां तक पहुंचना है। तो हमने देखा कि धीरे धीरे इमर्जेंस हो रही थी किस चीज की, ऑफ साइंटिफिक, ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस तरीके से मॉडर्निटी से रिलेटेड है उसको मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमने देखा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे एज अ साइंटिफिक, क्योंकि हमको ये तो पता था अगस्त, इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ना अपने, ठीक है, उनके टाइम से हमको ये तो पता था कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि पढ़ना कैसे। तो उसके लिए जैसे ही साइंटिफिक डिसिप्लिन धीरे धीरे डेवलप हुआ, ठीक है, टॉम बॉटमोर ने कहा कि भैया इंटेलेक्चुअल इंसिडेंट्स होने चाहिए, एंटीसीडेंट्स होने चाहिए। तो जब साइंटिफिक डिसिप्लिन ट्रेस किए जाने लगे यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, तो यूरोपियन हिस्ट्री में आए सोशल, मतलब राइज ऑफ रीजन हुआ। ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन, तो हम कहेंगे यहाँ पर राइज ऑफ रीजन हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। राइज ऑफ रीजन क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारा का सारा टॉपिक आपस में ही क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। एंड कल्चरल चेंजेस आए। ठीक है, इकोनॉमिकल कैसे आए, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे व्यापारवाद कैसे हो गया, बढ़ गया, मर्केंटलिज्म आ गया, बिजनेस क्लास हो गई। पॉलिटिकल आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। सोशल आप देख सकते हैं, इकोनॉमिकल देख सकते हैं, कल्चरल चेंजेस भी देख सकते हैं। जब ये सब हुआ तो हमको मिलेगा क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस में, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये चेंजेस की वजह से क्या आया, मॉडर्निटी है। ये मॉडर्निटी आने के साथ ही हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेसेस। और जब ये दोनों ने टुक प्लेसेस हुआ, मतलब ये दोनों चीज़ें हुई, तो इन दोनों चीज़ों के बाद आया मैम कमर्शियल रिवॉल्यूशन। कमर्शियल रिवॉल्यूशन का मतलब है कैपिटलिज्म आ गया, एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और बहुत सारे आविष्कार हुए, बहुत सारे आविष्कार। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये दो चीज़ें हुई। और जब ये दो चीज़ें हुई तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि जैसे ही साइंटिफिक, भाई साइंस का कोई आविष्कार बाजार में उतरेगा कैसे, कमर्शियलिज्म के थ्रू, कैपिटलिज्म के थ्रू। और जब ये हुआ तो हमने देखा कि क्या हुआ भाई। ठीक है, एक काम करो, एनलाइटनमेंट पीरियड को आप यहाँ लिखो, एनलाइटनमेंट पीरियड। सबसे पहले एनलाइटनमेंट पीरियड और फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से मिटाओ इसको। ठीक है, और जब ये कमर्शियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए तो लोगों में क्या है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा। ठीक है, लोगों में क्या बढ़ा भाई, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म बढ़ा तो क्या आया मैम, मॉडर्निटी आया। ठीक है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, राइज किया, इंक्रीज हुआ, एंड क्या है, आइडियोलॉजिकल थॉट्स। आइडियोलॉजिकल थॉट्स। अब आप देखिए कि डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस, तो चर्च का इन्फ्लुएंस तो पहले ही कम हो गया था। ठीक है, चर्च के इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चर्च के इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन तो पहले ही हो गया था, तभी तो मॉडर्निटी आ रही थी यूरोप के अंदर। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कंटेंट जो है यहाँ पे वो डेवलप होगा, कंज्यूमरिज्म डेवलप होगा। और ये जब चीज़ें होंगी, इन रिवॉल्यूशन से जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पे मॉडर्निटी का विकास होगा।
मॉडर्निटी आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप की वजह से, ठीक है, क्या आया समाज के अंदर, क्या आई भाई साहब, मॉडर्निटी आई, ठीक है। और सोशियोलॉजी मतलब सोशल स्टडी, और सोशल स्टडी किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड में हमने एक ही चीज देखी, क्या, ह्यूमनिज्म, कि ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट सैक्रोसेंट, यही बात करी थी ना हमने यहाँ पे, कि ह्यूमन लाइफ इज दी मोस्ट सैक्रोसेंट। ये एनलाइटनमेंट पीरियड के टाइम में और आगे भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। और विश्व युद्ध प्रथम के बाद तो ये फाइनल हो ही गया कि भैया ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन राइट्स जो हैं सबसे ऊपर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मॉडर्निटी आने के बाद हमको समाज में क्या क्या दिखा। हाँ जी, ये चीज़ें लिख लीजिएगा भाई साहब। मॉडर्निटी, दिस पीरियड ऑफ मॉडर्निटी एंड चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी, इसको पूरे के पूरे चीज़ को कहते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड, इसको होल सोल नाम दे सकते हो आप, एनलाइटनमेंट पीरियड। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक स्पिरिट मिलेगी, स्पिरिट ऑफ न्यू अवेकनिंग, ठीक है। आपको नव चेतनावाद का क्या मिलेगा, स्पिरिट मिलेगी, स्पिरिट यानी कि जोश मिलेगा, ठीक है। इन दी फ्रेंच फिलोसोफर्स, ठीक है, ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मॉडर्निटी का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन की बात आपने मैम करी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आपने बता दिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा बता देते हूँ, कल को ये छूटे ना बस इसलिए। कमर्शियल रिवॉल्यूशन, तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या है, ये एक टाइम है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सीरीज ऑफ इवेंट्स है बिटवीन 1450 यानी कि 15th सेंचुरी से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1800 तक, ठीक है, अप्रॉक्स है ये वो समय है जब आपका मर्केंटलिज्म का राइज हुआ है, ठीक है, व्यापारवाद बढ़ गया है काफी ज्यादा, ठीक है। ये वो टाइम है जहां पे जो यूरोप की स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, मेडिवल यूरोप की, वो डायनामिक हुई है, ठीक है। स्टेगनेंट कैसे थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी के टाइम पे। स्टेगनेंट इकोनॉमी ऑफ ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी से यहाँ पर क्या हुआ है, डायनामिक बनी है, यहाँ विदेशों तक व्यापार किया है, ठीक है, कॉलोनीज बसाई हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इन्होंने क्या किया है, काबू किया है, डायनामिक एंड वर्ल्ड वाइड सिस्टम इकोनॉमी का इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। फ्रेंच कॉलोनीज बसाई हैं और यूरोपियन कॉलोनीज, इवन इंग्लैंड ने भी काफ़ी कॉलोनीज बसाई हैं। तो ये मेडिवल यूरोप के टाइम की, पूरे यूरोप के टाइम की अगर हम बात करें तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने अलग अलग जगह पर जाके क्या किया है, पूरी की पूरी आपकी जो इकोनॉमी है ना उसको बहुत विस्तार किया है। तो कमर्शियल जो रिवॉल्यूशन है एक सेंस में आप कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और ये बहुत बड़े स्तर पे किया है इन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉलोनी बसाई और कॉलोनीज के टाइम पर क्या किया, वहाँ से जितनी भी चीज़ें थी वो सब अपने यूज़ के लिए लेके आते थे। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो तो आपको पता ही है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो दैट इज इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, इन द होल वर्ल्ड। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं, दैट टुक प्लेस फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। और यहाँ पे बहुत बड़े लार्ज स्केल और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सारी चीज़ें करी गई यूरोपियन के द्वारा, ठीक है, यूरोपियन क्राउन्स के द्वारा, जितनी भी कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा ना क्या था, ये काफ़ी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द होल वर्ल्ड, दिस एक्सपेंशन वॉज अ लार्ज स्केल एक्सपेंशन था, इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में विद अ सीरीज ऑफ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, ठीक है,
तो इसलिए इसको रेवोल्यूशन कहा है। और ये एक्सपेंशन इतना हुआ कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो तो डेवलप हो ही गई, ठीक है। इस एक्सपेंशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी डेवलप हुई और काफ़ी मॉडर्न भी हुई, ठीक है, डेवलप हुई। और इनमें जो प्रमुखताएं थी वो कौन सी थी, और उन्होंने कंसोलिडेट कर ली बेसिकली, एंड डेवलप्ड एंड कंसोलिडेटेड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर ऑफ कॉलोनीज, ठीक है। तो इस तरीके से कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज थी प्रमुखतः मैम? ये पोर्चुगाल थी, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं आज, जिसके हाल उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है। स्पेन हुआ करता था, स्पेन ने पूरा साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वो आपको पता होगा। हॉलैंड था, ठीक है, इंग्लैंड था, ठीक है, एंड फ्रांस एक्सेट्रा, ठीक है। ये 5-6 कंट्रीज प्रमुखतः थी। तो यूरोप का जो ट्रेड है एशिया के साथ में और ईस्टर्न कंट्री जैसे इंडिया और चाइना है इनके साथ में, पहले जो है लैंड रूट से होता था, फिर इन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न इटालियन सिटीज जो वेनिस के हैं, जिनेवा के हैं, वो मेजर सेंटर बना दिए ट्रेड के। और यहाँ पर इटालियन मोनोपोली जो है, इटली की मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किए अदर रूट्स। तो मैम ये डिस्कवरी क्यों हुई? डिस्कवरी इसलिए हुई कि पहले जो है लैंड रूट चला करते थे, ठीक है, लैंड रूट होते थे पहले। ये डिस्कवरी ऑफ रूट्स क्यों हुई? फ्रॉम यूरोप टू ओरिएंटल कहते हैं, ठीक है, ओरिएंटल कहते हैं इस साइड के, हमारे साइड के जो एशिया वाला वो है ओरिएंटल, या फिर आप ईस्टर्न कह सकते हो क्योंकि ये लोग वेस्ट में हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना है, लाइक इंडिया और चाइना, इन सब के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था। ये सबसे पहले क्यों इन्होंने रूट्स खोजे? पहले तो मैम ये लैंड रूट से होता था, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के ये जो हुआ ना, ये इसके बाद में जो आपका वेनिस सिटी था इटली के अंदर, एंड एक और सिटी था जिसका नाम था जिनेवा, ये मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे ट्रेड के। और जब ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे ट्रेड के, तो आप कह सकते हैं कि मैम इटालियन मोनोपोली थी, ठीक है। इटली कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं टैक्स के नाम पे, इटालियन मोनोपोली थी। और इसकी वजह से जो प्राइस ऑफ स्पाइसेस हैं, जैसे कि इंडिया से सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जाते थे, चाइना से टी जाती थी। प्राइजेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज तो उस टाइम पे उतनी नहीं थी, प्राइजेस ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, इनके जो प्राइस थे ना वो बहुत ज़्यादा, एंड सिल्क अगर आप बात करें, प्रमुखतः चाइना से जो सिल्क जाता था वो जो है एक्सट्रीमली हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। और इस वजह से पोर्चुगल और स्पेन ने, ठीक है, इसीलिए पुर्तगाल एंड स्पेन ने चार्टर दिया, मतलब इनके राजाओं ने चार्टर दिया वो, और इन्होंने बोला कि आप जाओ और डिस्कवर करो नए रूट्स को। पोर्चुगल एंड स्पेन वांटेड टू डिस्कवर, और इसी तरीके से अमेरिका की, इसी वजह से अमेरिका की खोज हुई। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पोर्चुगल एंड स्पेन वांटेड टू डिस्कवर अ रूट टू दी ओरिएंट, ठीक है, और जिससे कि ये जो है क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए फॉर, ऐसा क्यों हुआ, फॉर इंडिपेंडेंट ट्रेड आउट ऑफ इटालियन कंट्रोल। समझे? तो इस वजह से इन्होंने जो है डिस्कवरी की अलग अलग ट्रेड रूट्स की, और यहां से शिफ्ट होना शुरू हुआ लैंड रूट से सी रूट में। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लैंड रूट से सी रूट में शिफ्ट, इसी को कहते हैं लैंड रूट टू सी रूट। तो कोशिश कर रहे हैं मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं, इवन जितनी भी हिस्ट्री की हैं। एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग का, कंपनीज की ग्रोथ हुई, नई नई क्लासेस आई, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड देन मॉडर्निटी का पीरियड आया। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में से कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट अभी भी बचता है तो बेटा प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी नोट्स आपको सारे के सारे मिल ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जितने भी लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। आपके कमेंट्स करके बताइएगा आफ्टर दी सेशन कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और फिर कल हम शुरुआत करेंगे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्निटी की वहाँ से, और वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस को। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक रहने वाला है वो, तो उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस इवनिंग। और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, बाय।